एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। कल का क्लास था मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो उसका एक पार्ट हो चुका है। आज दूसरा पार्ट है। कल का मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार और अशोक। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग अशोक का शिलालेख के बारे में जानेंगे और अशोक का स्तंभलेख कितना है और किस किस जगह स्तंभलेख मिला है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो अशोक के शिलालेख और उनके विषय, उनका जो शिलालेख था उसकी संख्या कितनी थी? तो 14 थी। जो शिलालेख मिला था उसकी संख्या कितनी थी? तो 14 थी। और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस। कब? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। तो आज हम लोग जानेंगे कि पहला अभिलेख में क्या कहा गया है। जो पहला अभिलेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का जो पहला अभिलेख मिला है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? तो ये जो पशु का बलि पड़ता है उसका निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख में क्या कहा गया है? तो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। दूसरा जो अभिलेख है उसमें कहा गया है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए। अब है तीसरा अभिलेख कि तीसरा अभिलेख में क्या कहा गया है। तो अशोक का जो तीसरा अभिलेख है उसमें राज्य के अधिकारियों को, मतलब राज्य का जितना भी अधिकारी है, प्रत्येक 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाए। मतलब प्रत्येक 5 साल के अंतराल में वो दौरे पर जाए। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। ये जो अशोक का तीसरा अभिलेख है उसमें है कि राज्य के अधिकारियों को 5 वर्ष के अंतराल में दौरे पे जाएं और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया। किसमें? तो अभिलेख तीसरा में। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में की गई है। तो अगर इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी इसका आंसर कर पाइएगा। अब चौथा अभिलेख में क्या है? ये जो अशोक का चौथा अभिलेख है उसमें क्या कहा गया? तो भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। ये जो अशोक का शिलालेख में चौथा अभिलेख में क्या कहा गया है? तो भेरी घोष की जगह, ये जो भेरी घोष था उसकी जगह किस घोष की? तो धम घोष की गई। धम घोष की घोषणा की गई। अब है 5वां अभिलेख। ये जो 5वां अभिलेख है उसमें क्या कहा गया है? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 5वां अभिलेख है उसमें अशोक का जो 5वां अभिलेख है उसमें क्या कहा गया? धर्म महापात्रों की नियुक्ति। अब छठा अभिलेख में क्या कहा गया है? ये छठा अभिलेख जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। ये जो जन प्रशासनिक मामला होता है उसको सुधारने प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख होना चाहिए। उल्लेख किया गया है तो किसमें? तो छठा अभिलेख में। 7वां अभिलेख, अगर क्वेश्चन में आए कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां अभिलेख है। इसको अच्छे से सुनिए कि 7वां अभिलेख, अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। कौन सा? तो 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख में क्या कहा गया? तो अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। जो अशोक है ये सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। ये किसमें कहा गया है? तो 7वां अभिलेख में कहा गया है। अब है कि 8वां अभिलेख। 8वां अभिलेख में क्या कहा गया है? तो बोध गया की यात्रा का उल्लेख। ये जो बोध गया है बिहार में उसकी यात्रा का उल्लेख और बिहार यात्रा के स्थान पर धम यात्रा का प्रतिपादन। ये जो बिहार यात्रा के स्थान पर किसका प्रतिपादन किया गया है? तो धम यात्रा का प्रतिपादन किया गया है। अब है कि 9वां अभिलेख। अशोक के 9वां अभिलेख में क्या कहा गया है? तो सच्चे विद्वानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। अशोक का जो 9वां अभिलेख है उसमें क्या कहा गया है? तो सच्चे विद्वानों एवं शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। अशोक का 14 अभिलेख था। अब है कि 10वां अभिलेख। 10वां अभिलेख में क्या कहा गया है? तो अशोक के उद्यम का लक्ष्य और धर्माचरण
की श्रेष्ठता घोषित। ये जो 10वां अभिलेख है उसमें कहा गया है कि अशोक के उद्यम का लक्ष्य, अशोक का जो लक्ष्य था वो और धर्माचरण की श्रेष्ठता को घोषित किया गया। किसमें? तो 10वां अभिलेख में ये उल्लेख किया गया है। अब आता है अशोक का 11वां अभिलेख। कौन सा? 11वां अभिलेख। इसमें कहा गया धम्म के तत्वों का प्रकाशन। इसमें अगर धम्म के तत्वों का प्रकाशन किया गया, मतलब सभी धर्मों को समान मान्यता दिया गया है। किसमें? तो 11वां अभिलेख में धम्म के तत्वों का प्रकाशन किया गया। अब है कि 12वां अभिलेख। कौन सा? 12वां अभिलेख। अशोक का 12वां अभिलेख में क्या कहा? 12वां में क्या कहा गया है? तो धार्मिक सही विष्णुता पर जोर, ये 12वां अभिलेख में कहा गया है। अब आता है 13वां अभिलेख। ये जो 13वां अभिलेख है ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आता है, क्योंकि 13वां जो अभिलेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये जो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो 13वां अभिलेख में। 13वां अभिलेख के माध्यम से ही पता चलता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था एवं अशोक के हृदय परिवर्तन एवं जो अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। किसमें? तो 13वां अभिलेख में। और इसमें पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी किया गया है। ये जो 13वां अभिलेख है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। फिर अशोक के हृदय परिवर्तन, मतलब यही कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करने की नीति को छोड़ दिया था, और तो इसका बात 13वां अभिलेख में कहा गया है। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी इसी में किया गया है। और अब 14वां अभिलेख। 14 ही अभिलेख है अशोक के, और 14वां अभिलेख में क्या कहा गया है? तो जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये जो 14वां अभिलेख है उसमें कहा गया है कि अशोक ने अपने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। किसमें? तो ये 14वां अभिलेख में ये कहा गया है। अब अशोक का जो अष्टम लेख था वो कितना था? तो 7 था। ये अष्टम लेख कहाँ कहाँ पे है और ये जो अष्टम लेख था किसके द्वारा कहाँ लाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसी से मिलता है। तो ये अष्टम लेख है वो कितना है? 7 है। तो पहला जो अष्टम लेख है वो क्या है? प्रयाग अष्टम लेख। कौन सा है? प्रयाग अष्टम लेख। तो ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। ये जो प्रयाग अष्टम लेख है वो पहले कहाँ था? तो कौशाम्बी में है। कहाँ पे? तो कौशाम्बी में था। और अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। ये जो स्तंभ लेख है उसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ। कौन सा? दिल्ली टोपरा। ये जो स्तंभ लेख है उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ये जो टोपरा में था उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ लाया गया? तो दिल्ली लाया गया। कहाँ पे? दिल्ली लाया गया। अब एक तीसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ। कौन सा है? दिल्ली और मेरठ। तो ये जो स्तंभ लेख था वो पहले मेरठ में स्थित था। कहाँ था? मेरठ में स्थित था। और इसको भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ये जो दिल्ली मेरठ है ये पहले कहाँ था? मेरठ में था, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया? तो इसको भी दिल्ली लाया गया। कहाँ पे? दिल्ली लाया गया। एक है रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख। कौन सा? रामपुरवा स्तंभ लेख। ये लेख कहाँ है? चंपारण। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। ये जो रामपुरवा स्तंभ लेख है वो कहाँ पे है? चंपारण। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। इस तरह भी आ सकता है कि अशोक का स्तंभ लेख रामपुरवा कहाँ पे है? तो चंपारण। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। अब लोरिया अरेराज। ये जो स्तंभ लेख है लोरिया अरेराज वो भी चंपारण में है। कहाँ पे? चंपारण में है, बिहार में। अब एक है लोरिया नंदनगढ़। ये जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है वो कहाँ है? ये तीनों चंपारण में ही है। कौन कौन? तो रामपुरवा ये भी चंपारण में है, लोरिया अरेराज ये भी चंपारण में है, और लोरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण है। और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। किसमें? तो लोरिया नंदनगढ़ ये स्तंभ लेख है, इसमें मोर का चित्र
इस स्तंभ पर मोर और का चित्र बना है। किसमें? तो लोरिया नंदनगढ़। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं जो कि एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बता देते हैं जो कि एग्जाम में बराबर आता है। तो चलिए, अशोक का सर्वाधिक अभिलेख, जो अशोक का जो सर्वाधिक अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। अशोक का सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किसमें है? प्राकृत भाषा में है। अब अशोक ने स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में कहा? अशोक ने स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में कहा? तो भाब्रू अभिलेख। कौन? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा था। क्या कहा था? स्वयं को सम्राट किसमें कहा था? तो भाब्रू अभिलेख में। मेगास्थनीज, ये जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो कितने वर्षों तक रहे थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में 7 वर्षों तक रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे? तो जो मेगास्थनीज आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 7 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? तो 7 वर्षों तक। चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इस चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो चनक। क्या? चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो चनक। और चाणक्य, ये जो चाणक्य है इसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। अब है कि अशोक का पौत्र कौन था? ये क्वेश्चन एमटीएस में एक बार पूछा गया था कि अशोक का पौत्र कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी तो कुणाल था, मगर अशोक का पौत्र कौन था? तो अशोक का जो पौत्र था वो दशरथ था। कौन था? अशोक का जो पौत्र था वो कौन था? तो दशरथ था। और दशरथ ने भी, ये जो दशरथ ने भी अशोक की भांति देवाना प्रिय की उपाधि ग्रहण की। ये जो अशोक देवाना प्रिय का उपाधि ग्रहण किया था वही उसका पौत्र कौन? दशरथ ने भी देवाना की उपाधि ग्रहण की। किसका? देवाना प्रिय की उपाधि ग्रहण की। तो किसने? तो दशरथ ने। अब है मौर्य वंश। ये जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। अब है कि कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये जो कौशाम्बी अभिलेख, अशोक का जो अभिलेख कौशाम्बी में है उसको किस नाम से कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अब है कि अशोक का सर एक कूना अभिलेख। अशोक का एक अभिलेख है सार एक कूना अभिलेख, जो 2 भाषाओं में है, 2 लिपियों में है। किस 2 लिपियों में है? एक ग्रीक में है एवं अरमाइक भाषाओं में है। ये जो अशोक का अभिलेख सार एक कूना है वो 2 भाषाओं में है, एक ग्रीक और दूसरा अरमाइक भाषाओं में है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सब यही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रथम पृथक अभिलेख, जो प्रथम पृथक अभिलेख है उसमें अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो सभी मनुष्य हैं वो मेरे बच्चे हैं। ये किसमें उल्लेख मिलता, ये किसमें उल्लेख किया गया है? तो प्रथम पृथक अभिलेख में। किसमें? पृथक अभिलेख में। ये जो पृथक अभिलेख है उसमें अशोक ने कहा कि यह सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्या? सभी जो मनुष्य हैं वो मेरे बच्चे हैं। उसका उल्लेख किसमें किया गया? तो पृथक अभिलेख, पृथक अभिलेख। अब अशोक का 14 शिलालेख था। अशोक का जो शिलालेख की संख्या थी वो कितना थी? तो 14 थी। तो सबसे जो लंबा शिलालेख है, अभिलेख है, वो कौन सा है? 7वां। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अभिलेख जो मिला था वो कितना मिला था? 14 मिला था। 14 अभिलेख मिला है। उसमें जो सबसे लंबा अभिलेख है वो कौन सा है? तो 7वां। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय ही मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त।
विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस, ये किताब का नाम है जो कि किसने लिखा है, तो विशाख दत्त। ये जो मुद्रा राक्षस है उसके लेखक कौन है, विशाख दत्त है। मौर्य काल, जब मौर्य काल में था उस टाइम शिक्षा का केंद्र कौन था, शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल के समय शिक्षा का केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। अब है कि अशोक का उत्तराधिकारी, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अशोक की मृत्यु हो गई, तब उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो कुणाल बना। कौन बना, कुणाल बना। अशोक का जो उत्तराधिकारी बना वो कुणाल बना। मौर्य साम्राज्य के समय, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था वो क्या कहलाता था, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाता था, तो प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पन था। अब सांची का स्तूप, ये जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया है, तो अशोक ने बनवाया है। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया है। किसने, तो अशोक ने बनवाया है। अब है कि मौर्य काल, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। ये जो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था, जो गुप्तचर हो गया था जो कि सूचना को एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था, तो गुड पुरुष कहा जाता था। अब जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म जो अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म अपनाया था उसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किसमें मिलता है, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। एक मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। ये जो मेगास्थनीज आए थे तो उन्होंने भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। ये जो कहा था किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। और मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो इंडिका है। कौन सा है, इंडिका है। इन्होंने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 वर्गों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अब है मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी। ये जो मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई। क्या कहा जाता था, एग्रोनोमाई। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अब है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित, ये जो प्रथम साम्राज्य स्थापित था, भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था। अब अशोक का अधिकांश अभिलेख, ये जो अशोक का अधिकांश सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत और ब्राह्मणी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ मिला है, तो कलसी में मिला है। कहाँ पे मिला है, कलसी में मिला है। उत्तरांचल में भी अशोक का एक शिलालेख मिला है, वो कहाँ पे मिला है, तो कलसी में मिला है। मौर्य साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हो सकता है अगर कोई एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी से पूछा जाएगा कि, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके वीडियो। थैंक यू।